So one of the most difficult types of IELTS module is reading, and in reading, the most difficult type of question that usually students face most of the difficulties. In fact, many of the students complain that, sir, whenever there are headings that come in the real examinations, we are not able to complete the headings. So first thing first, we are going to practice, headings only today. We are not going to take too many things today. आप साथ में रहेंगे तो I'll explain. There'll be 3 passages we are planning to do, and I'm sure after having done these passages, your understanding about headings would drastically increase. Okay, now as you can see on the screen, that this is a typical example of IELTS headings. So you can see on your right hand side there are paragraphs being given, A, B, C, D, E, F, G, and H, and on your left hand side you can see that there are questions being given starting from I to 11. Now, before we go ahead, I always tell my students that headings can be told. For example, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है इसको अलग अलग तरीके से संबोधित किया जाता है. This is being called in 3 different ways. Many of them call this as headings, many of them call this as summary, and many of them call this as title. So आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से संबोधन मिलेगा. We are going to talk, we are going to call this as headings or summary. So don't worry about that. But these are the 2 names that we are going to refer to. तो ज्यादातर बच्चे पहले तो ये समझना होगा कि सर ऐसे हेडिंग्स आते हैं तो पहले क्या करना है. तो पहले तो ये चीज देखनी है कि यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट. अगर आप पैराग्राफ करते हैं, यू नो दैट इन रीडिंग देयर आर 3 पैराग्राफ्स ईच ऑफ 20 मिनट्स. और ज्यादातर केस में यू शुड बी अ लकी पर्सन नॉट टू हैव हेडिंग्स इन द रियल एग्जामिनेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स ऑलवेज टेल मी कि सर हेडिंग्स तो आया ही था, एक पैसेज में एक हेडिंग का ग्रुप तो आता ही है, और एक हेडिंग में तकरीबन 5 to 8 क्वेश्चंस होते हैं. सो इन दिस केस यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. 21, 23, 24, 25 एंड 26. यू नीड टू गेट द आंसर्स ऑफ 5 क्वेश्चंस. सो ये 5 का ग्रुप है, और एग्जाम में मैंने बताया वैसे 5 to 8 क्वेश्चंस का ग्रुप हो सकता है. और मैं हर वक्त बच्चों को एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि इन हेडिंग्स इन रीडिंग यू आर गिवन 60 मिनट्स एंड यू नीड टू कंप्लीट 40 क्वेश्चंस. रादर यू नीड टू गिव आंसर्स ऑफ 40 क्वेश्चंस. तो पहले तो एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी अटेम्प्ट करे बगैर नहीं आना है. यू नीड टू राइट एटलीस्ट समथिंग. आंसर आप गलत हो सही हो. द बेस्ट पार्ट ऑफ IELTS इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. मतलब आपको गलत तो गलत लिख के तो आना ही है. नंबर 1. नंबर 2, ज्यादातर क्वेश्चंस में आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. जैसे कि अगर फर्स्ट करो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है, तो मैं ये कहूंगा कि पहले क्वेश्चंस पढ़े एंड देन यू रीड द पैराग्राफ. Unfortunately, or rather in contradictory to that strategy, in headings we are going to read the paragraph first. हम लोग पैराग्राफ को पहले रीड करेंगे. सर पैराग्राफ रीड करके क्या करना है? That is what I am going to teach you, and that is the practice that you are going to follow in solving all the 3 passages that I am going to give you today. मैं चाहूंगा सारे बच्चे, क्योंकि हम सिर्फ हेडिंग्स करने वाले हैं, सारे बच्चे बिल्कुल रहे up to the end of the lecture, and they will have a lot of concepts being cleared about headings. तो पहले क्या करना है? सर हेडिंग्स आता है तो पहले तो अगर पैसेज में हेडिंग्स आता है तो पहले उसको ही अटेम्प्ट करें. फर्स्ट करें आपका पैसेज है 1 to 14 क्वेश्चंस, जिसके ऊपर 1 to 14 क्वेश्चंस आने वाले हैं. यू डोंट नीड टू डू ऑल द आई मीन यू हो सकता है कि हेडिंग्स 1 to 7 आए या तो फिर 8 to 14 आए, लेकिन फर्स्ट करो 8 to 14 भी आता है तो उसको पहले अटेम्प्ट करें. बिकॉज इन हेडिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू रीड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पैराग्राफ. तो उससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी पूरे पैसेज की, दिस विल हेल्प यू आउट टू गेट द आंसर्स ऑफ अदर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑलवेज अप्रोच और डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट. सर उसके बाद क्या करना है? पहले तो ये देखना है, ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्या करना है. सो पहले तो प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे. देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट थ्रू एंड नॉट इनफ टाइम. ज्यादातर बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है और टाइम नहीं मिलता. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. ट्राइंग टू मैच अ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम द हेडिंग्स टू अ वर्ड इन द टेक्स्ट. कीवर्ड से आप हेडिंग्स के नजदीक जा सकते हो, लेकिन टोटली डिपेंडेंट ऑन द कीवर्ड्स इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स. मैंने देखा हुआ है काफी बच्चे अदर देन अंडरस्टैंडिंग दे ट्राई टू रिलाई ऑन द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स पे ध्यान रखोगे तो आई एम नॉट श्योर यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. शायद एक आध दो पैराग्राफ के आंसर मिल जाए, लेकिन बाकी के पैराग्राफ्स के आंसर नहीं मिलेंगे. दिस टेस्ट टेकर्स आर वेरी स्मार्ट. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द सेम वर्ड्स. ज्यादातर केस में पैराफ्रेजिंग होता है, ज्यादातर केस में सिनोनिम्स दिए जाते हैं. सो यू शुड नॉट ट्राई टू मैच वर्ड विथ वर्ड इन द हेडिंग एंड देन इन द पैराग्राफ. तो ये ध्यान रखना है. काफी हेडिंग्स के एक ही मतलब होगा.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सम स्टूडेंट्स ओनली रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। एटलीस्ट रीड फर्स्ट टू सेंटेंसेस एंड द लास्ट सेंटेंस। काफी इंस्टीट्यूट में ये कहा जाता है, सिखाया जाता है कि अभी आपका अनुभव हो जाता है, उसके बाद पहला ही क्वेश्चन रीड, पहली ही लाइन रीड करेंगे तो चलेगा। आई वुड बी एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स। आपने ये करना है कि पहले ये नहीं करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपने ये करना है कि रीड टू क्वेश्चन, आई मीन कम से कम 2 लाइन्स तो पढ़ना ही है। कोई भी पैराग्राफ बड़ा आता है एकेडमिक वालों को, और जनरल का तीसरा जो पैसेज होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एटलीस्ट रीड द फर्स्ट टू लाइन्स एंड द लास्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ। उसमें आपको 70-80% केस में आंसर मिल जाएगा। बट देर आर पैराग्राफ्स इन विच यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीड द एंटायर पैराग्राफ, आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में आई वुड ऑलवेज वांट यू टू फोकस ऑन द मेन आइडिया। मेन आइडिया ये चीज है जो ये पैराग्राफ ओवरऑल क्या कहना चाहता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि ये अगर स्ट्रेटेजी आपने इफ यू हैव डेवलप प्रोफिशिएंसी ओवर दिस स्ट्रेटेजी ऑफ फाइंडिंग आउट द मेन आइडिया ऑफ एवरी पैराग्राफ, इट विल हेल्प यू आउट इन नंबर ऑफ अदर क्वेश्चंस लाइक समरी, ग्लोबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आता है हर पैसेज के लास्ट में, कभी कभार आता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये पूरा पैसेज क्या कहना चाहता है, पैराग्राफ नहीं पूरा पैसेज। ऐसे केस में भी मेन आइडिया अगर आपने ढूंढने की कोशिश की होगी या तो उस पर अगर आपने अपनी स्किल्स डेवलप की होगी तो बहुत काम लगेगा। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, एक पैराग्राफ पे ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। आंसर्स आर नॉट इन द सेम ऑर्डर एज द टेक्स्ट। और कितना टाइम स्पेंड करना है, मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन शायद सिखाया होगा कि अगर आपके पैराग्राफ में हेडिंग्स है उसमें 5 क्वेश्चंस है, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि 60 क्वेश्चंस होते हैं इन रीडिंग टू बी कंप्लीटेड, आई मीन 40 क्वेश्चंस आर देयर टू बी कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स। सो दिस गिव्स यू ऑलमोस्ट 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो अगर 5 का ग्रुप आता है तो 5 इंटू 1.5 मतलब 7.5 से 8 मिनट स्पेंड करे टाइम। और अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो या तो फिर 7 क्वेश्चन आते हैं तो 7 इंटू 1.5 जो भी आता है उससे शायद ज्यादा 30 सेकंड, बिकॉज हेडिंग्स में तकरीबन ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन पे एग्जैक्ट टाइम स्पेंड होगा। आपने ये देखना है कि पूरा ग्रुप जो है वो तकरीबन, मैंने जो कैलकुलेशन बताया 1.5 इंटू द नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस 30 सेकंड्स, उसमें खत्म हो जाना जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द आंसर्स। ओके, स्ट्रेटेजी क्या करनी है, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑन द टेस्ट, डू इट फर्स्ट, पहले करना है इसको, किसी भी हिसाब से हेडिंग्स को पहले करना है। लुक फॉर विच पैराग्राफ्स आंसर्स आर गिवन सो टाइम इज नॉट वेस्टेड। आप लोगों ने काफी पैसेज किए होंगे, शायद आपको ये भी पता चल गया होगा कि काफी बार हेडिंग्स में एक आध दो क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि उसी क्वेश्चन और उसी पैराग्राफ को वापस रीड करके हम अपना कीमती समय जाया करें। तो पहले वो नजर दौड़ाना पड़ेगा कि आपके कौन से पैराग्राफ के आंसर्स ऑलरेडी गिवन है। डू नॉट रीड द हेडिंग्स, रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा सारे बच्चे इस पे ध्यान करें। यही एक ऐसा क्वेश्चन है और क्वेश्चन टाइप है जहां पे मैं हर वक्त कंपलसरी बच्चों को ये कहता हूं कि पैराग्राफ को पहले रीड करें। पैराग्राफ को पहले रीड करने से पहले मैंने जो बताया वैसे अगर किसी पैराग्राफ का आंसर दिया है उस पर टाइम जाया ना हो, उसलिए उसको अटेम्प्ट ना करें। जैसे कि अगर 21 टू 26 है, 21 का आंसर दिया है तो 22 से स्टार्ट करें। रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। मैं चाहूंगा पहले अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो पहला पूरा पैराग्राफ रीड करने की कोशिश करें। वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग द प्रोफिशिएंसी, वंस यू हैव कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, देन आई वुड रेकमेंड दैट पहले 2 सेंटेंसेस पढ़े और लास्ट सेंटेंस पढ़े। उससे आपके काफी आंसर्स आने की या तो फिर मेन आइडिया मिलने की संभावना है। ट्राई टू सम अप द जनरल मीनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ, मतलब आप जब पैराग्राफ रीड करते हो उसका जनरल मीनिंग क्या निकल के आता है वो ढूंढना बहुत जरूरी है। जनरल मीनिंग का मतलब होता है मेन आइडिया। लुक एट द हेडिंग्स एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड्स विद इन ईच हेडिंग। आपने क्या करना है, कीवर्ड को टिक करना है। इससे क्या होगा, कीवर्ड से आपका पहला नजर पड़ेगा। जैसे कि अगर कीवर्ड है तो आप उस हेडिंग पे ज्यादा, पैराग्राफ पे ज्यादा फोकस, आई मीन हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस करोगे। पहले क्या करना है, पैराग्राफ को रीड करना है। पैराग्राफ रीड करने के बाद अगर उसमें आपको लगता है कि कोई अच्छे अच्छे कीवर्ड्स है उसको आप टिक कीजिए, और हेडिंग्स में देखिए वैसे कीवर्ड्स मिलते हैं कि नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उससे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है उसके आजू बाजू उसका आंसर हो। Then match any headings that are very obvious and you are sure about. अगर आप करते हो 21 वाला क्वेश्चन लेकिन 21 का आंसर नहीं आ रहा और 20 रीड करते करते 20 सेकंड का आंसर कहीं मिलता है तो पहले उसको अटेम्प्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक पैराग्राफ पे तकरीबन 1.5 से 2-2.5 मिनट से ज्यादा स्पेंड ना करें। मैंने पहले भी ये टेक्निक समझाई थी, ऑलवेज अप्लाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है
if you are not able to get the answer of one paragraph, you can always start ignoring. आप निग्लेक्ट करना चालू कर सकते हो कि अगर ये पैराग्राफ का ये आंसर नहीं है वो चलो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है तो इसको तो निग्लेक्ट करें। तो उससे क्या होगा, यू आर गोइंग टू गो नियरर टू द राइट आंसर। इसको हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। दैट मीन्स you are not trying to find out the right answer, you are trying to eliminate the wrong choices that you are confident of कि ये तो आने ही नहीं वाली है। तो इसको हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऐसी मेथड है जो किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कर सकते हो। जैसे कि फर्ज करो आपके पास ABCD ऑप्शंस है, देन व्हाट यू कैन डू, यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट प्रॉब्ली कुड बी द आंसर, लेकिन आपको ये पता है कि A और C नहीं आने वाला है, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर। If you can't still pick one, can't pick one, move on, the answer will often reveal itself later। अगर आपके एक पैराग्राफ के आंसर नहीं आ रहा है, उसको तभी छोड़ दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि बाकी के पैराग्राफ के आंसर्स ढूंढेंगे, उससे काफी ऑप्शंस निकल जाएंगे। यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। याद रहे, आपने जो क्वेश्चन को पैराग्राफ को अभी छोड़ा है, उसको अटेम्प्ट उस ग्रुप के खत्म हो जाने के बाद तुरंत कर देना है। आपने ये नहीं कहना है कि पूरा पैराग्राफ में कर लूं, पूरा पैसेज कर दूं, या तो पूरा रीडिंग कर दूं उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करूंगा। ऐसी गलती मत करना। आपको शायद भी कुछ याद रहा होगा, वो उसी समय तक याद रहेगा, उसके बाद यू आर गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग। सो इफ यू वांट टू मेक अ गेस वर्क, प्लीज डू दैट following the completion of that group. One last thing, all the information of the heading should necessarily be in the paragraph. However, all the information in the paragraph may or may not be in the headings. जो बच्चे मेरा ऑफलाइन लेक्चर भरते हैं, जो बच्चे पहले भी मैंने समझाया था, तो एक चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। इससे आपको काफी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में फायदा होगा। नंबर वन, क्योंकि हेडिंग छोटा होता है और पैराग्राफ बड़ा होता है, एक चीज याद रहे, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैराग्राफ मे और मे नॉट बी इन द हेडिंग, टाइटल या समरी, जो हम तीन नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन टाइटल क्योंकि छोटा होता है, समरी क्योंकि छोटी होती है, हेडिंग क्योंकि छोटा होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में होना अनिवार्य है। आई रिपीट, पैराग्राफ क्योंकि बड़ा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हेडिंग में हो या ना हो, लेकिन हेडिंग की सारी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में होनी कंपलसरी है। अगर आपको लगता है कि हेडिंग की शायद 70% इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन 30% इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वो हेडिंग उस पैराग्राफ का हेडिंग नहीं होगा। आपको बाकी के ऑप्शंस देखने की जरूरत पड़ेगी। Any questions, any doubts, students, on this part? Up to this point of time, now we'll get started with the practicing part. Any questions, any doubts? Please write in the heading, write in the chat box if you have, so that we can start practicing. Yes, students, I want your answer in the chat box. Any questions you have got? Everybody comfortable? Everybody, please write in the chat box. If you want me to explain again, I can do that once again. Not an issue. Okay, great. कम से कम भैया चैट बॉक्स में तो लिखो। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, मैं चाहूंगा अपने बच्चे जो है कम से कम चैट बॉक्स में लिखे, ताकि मुझे पता चले कि वेदर आई शुड गो अहेड और नॉट। क्लियर? एटलीस्ट थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ द पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ बीइंग गिवन टू यू। ये आपका पैराग्राफ है। मैं चाहूंगा इसको करने की कोशिश कीजिए। आई वांट यू पीपल टू डू स्टार्ट डूइंग इट। आई एम गोइंग टू गिव यू 1.5 minutes पर क्वेश्चन। टोटल देयर विल बी एज मेनी एज तकरीबन 20-25 क्वेश्चंस करेंगे हेडिंग्स के आज। तो मैं चाहूंगा आप लोग समय डालना चालू कीजिए। आई एम गिविंग यू, ये आपका पैराग्राफ है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस आर द ये जो है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, आई मीन राइट हैंड साइड पे पैराग्राफ है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर क्वेश्चंस। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट, मैं आपको 1.5 मिनट देता हूँ। आपने नोटबुक में लिखिए वन, वन के सामने आई मीन वन, आई ये लिखना चालू कर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम गोइंग टू गिव यू 1.5 minutes। मेरे पास काउंटर है, प्लीज उसको चेक कीजिए। 1-1.5 मिनट में अपना आंसर नोटबुक में लिखिए। Yeah, I want somebody to help me out. Dimple, could you read?
Is it possible for you to read? Yes, sir. Okay, fine. So I'll just tell you when to read. Let others complete. Okay. Okay. Okay, sir. Do. Okay. Is it done, everybody? Okay. Let me read it out for you. So what is the answer of this one? Paragraph A का answer क्या होगा? I want everybody to explain me. What is the answer of paragraph A? Please write in the chat box. This is a difficult, easier one. Then we are going to go with the difficult one. Yes, let me know what is the answer of this one. Okay, let me read it out for you. Because Atlas courses start every Monday of the year, there is bound to be one that fits in with your academic, personal or professional commitments. Whatever your level of language ability from beginner to advanced, you can choose the study for any length of time. मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने हिसाब से जा पाओगे. You can you can start your course depending upon your potential. So जाहिर the answer of this is going to be, इसका आंसर होगा is going to be IV. This is the answer of this is going to be IV. IV इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है a personal approach. आप अपने हिसाब से जा पाओगे. So answer of 1 is going to be IV. Is it getting clear? Any doubts or queries on that part? Everybody, any doubts or queries? So answer of this is going to be paragraph A का answer होगा IV. I'm now going to move on to paragraph number 2. चलिए वापस 1.5 minutes. Sorry. The answer of, I'm so sorry. Students, the answer of first is going to be courses start every week. I'm so sorry. The answer of paragraph A is going to be courses start every week. इसका answer होगा IV. Now check it out. I'm so sorry. The answer of paragraph B is going to be IV. I'm so sorry. जो है example था वो निकल गया. Okay. So if you take an intensive full-time course, will help you to select the special interest options which best suit your goals. From then on, our teacher will discuss your work with you on a weekly basis. This means that you should develop the language skills you need and that you are helped to study at your own pace. आप अपनी पेस के हिसाब से पढ़ पाओगे. तो इसका आंसर होगा IV. पहले का जो आंसर था यहाँ पे ऐसा लिखा था बिकॉज एटलास कोर्सेज स्टार्ट एवरी मंडे ऑफ द ईयर, मतलब हर वीक पे स्टार्ट होता है. तो पैराग्राफ ए का आंसर जो है वो डबल आई है, मतलब 1 का आंसर डबल आई है और इसका जो पैराग्राफ 2 है मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर है IV. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ. नाउ प्लीज गो अहेड. Very good. I can see a lot of answers coming. इसके बाद टफ पैसेज होगा, so I want you people to remain. Okay, I'm getting the answers from you people. Let me explain. The popularity and success of any language school depend greatly, very good, greatly on the quality of the teachers and the methods they employ. तो ये जो है पूरा किसके बारे में है? It is all about the quality of the teachers. और बाद में सेकंड लाइन पे दिया है all at last teachers have specialist qualifications in the teaching of English to foreign students and are all native speakers. तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू इन दिस कॉलेज और या तो फिर स्कूल जो भी है. सो आंसर ऑफ पैराग्राफ सी मतलब कि थर्ड का आंसर होगा VI, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट क्लास स्टाफ. आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी. एनी डाउट्स ऑन दिस? द एंटायर पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू द quality of the teachers and the experience that they have. So answer of this is going to be VI. Any questions, any doubts? Shall I go further, students? ये easy है इसलिए आई एम गोइंग फास्टर. एनी डाउट्स ऑन दैट? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Shall I go ahead? Very good. चलिए
Paragraph D. Yeah, Pooja, you wanted to ask me something? You can ask in write in the chat box. Okay. इसमें गलती होने की संभावना है, प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस. Okay. So shall we go ahead now? Let me read the answer paragraph for you. At last, teaching methodology is constantly revised as more is discovered about the process of learning a new language. Our teachers have access to an extensive range of materials, including the very latest in language teaching methodology. Now, over here, many of you might be, prompted to go for this answer क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड जो है वो ये है discovered about the process of learning. और इसी कीवर्ड को मद्देनजर रखते many of you have given this answer, but this is not the answer because this entire passage is not about discovering a new language as it is mentioned in the paragraph या तो फिर headings में. हेडिंग में डिस्कवरिंग अ न्यू लैंग्वेज के बारे में है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर उसका पूरा मेन आइडिया निकल के ये आता है that at last teaching methodology is constantly revised, मतलब वो बार बार चेंज होती है, नई नई आती है as more is discovered about the process of learning a new language. Our teachers have access to an extensive range of materials including the very latest. सबसे जो लेटेस्ट है वो क्लास में पढ़ाया जाएगा and therefore the answer is going to be up to date classroom practice, that is going to be B double I. Understood? Okay. Paragraph E. Yes, I am getting a lot of answers. I want your participation. Everybody should give me answers. Answer लिखते जाओ. Everybody should give me the answer. Okay, I can see the answers coming. I can see the answers coming. Now let me explain. On your first day at school, you will take a test which enables our director of studies to place you at the appropriate study level. आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आपके हमारे जो डायरेक्टर है वो आपको अपने हिसाब से आपको देंगे कि क्या पढ़ना है, और उसके बाद जो है वो योर प्रोग्रेस विल बी कंटिन्यूअसली असेस्ड. आपका जो प्रोग्रेस होगा वो बार बार एसेस होता रहेगा. मतलब आप कहाँ पे हो हर वक्त आपका असेसमेंट होगा. जैसे कि फर्ज करो आपके इंग्लिश में 50 मार्क्स आते, बाद में 60 आते, बाद में 70 आते, तो आपका हर वक्त मॉनिटरिंग होता रहेगा. तो यही चीज जो है इट इज मेंशन्ड समवेयर इन, कहाँ पे दिया है, आई एक्स पे. आई एक्स पे अगर गौर करेंगे यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअसली असेस्ड. दैट मीन्स यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी चेक थॉरली, so that is going to be monitored achievement. So therefore the answer of paragraph E या तो फिर जो है क्वेश्चन इसका is going to be IX. Is it getting clear students? Sure, the answer is going to be IX. Okay, paragraph F पढ़े. नहीं, जो वैभव द आंसर ऑफ जो आपने आंसर दिया वो अब आएगा. लेट मी एक्सप्लेन यू.
ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू, लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस। छोटे छोटे पैराग्राफ से तो मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ। एवरी एटलास कोर्स फी इंक्लूड्स एकोमोडेशन। वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स एंड काफी लोगों ने 5 आंसर दिया है, काफी लोगों ने ट्रिपल आई दिया है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू, इसमें शायद गलती होने की संभावना है। एवरी एटलास कोर्स फी इंक्लूड्स एकोमोडेशन इन केयरफुली सिलेक्टेड होम स्टे फैमिलीज। Breakfast and dinner each day are also included, so you need have no concerns about having to look for somewhere to live once you get to the school. तो यहाँ पे ये जो फी आप भरते हो उसमें काफी चीजें आ जाती है, इसमें एकोमोडेशन भी आ जाता है, 2 टाइम का खाना आ जाता है जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी आ जाता है। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो जाहिर है माय आंसर वुड बी काफी बच्चे ऐसा कहेंगे कि इसका आंसर शायद हो सकता है 5, दैट इज 2 मील्स एवरी डे, लेकिन ये गलत है। द आंसर इसलिए गलत है क्योंकि ये जो 5 वाला जो है, इट इज ओनली कवरिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, इट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ एकोमोडेशन ऑल दोस पार्ट। अगर उसकी बात करें तो ये चीज जो पूरी कवर होती है वो है अदर सर्विसेज एंड पास्टोरल केयर और पर्सनल अरेंजमेंट्स में। तो इसीलिए द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 6 का आंसर जो होगा वो ट्रिपल आई होगा। मैं वापस कहना चाहूंगा, अगर ट्रिपल आई नहीं होता द आंसर कुड हैव बीन 5, but because triple I covers everything, it not only covers breakfast and dinner, but it also covers your accommodation, and therefore pastoral care मतलब इनमें आपकी निजी, फॉर एग्जांपल निजी कोई जरूरत होती है उसको pastoral care कहा जाता है। क्लियर? ओके, देन कम्स पैराग्राफ एफ। चलिए वैभव, आपका आंसर आ गया। Very easy one to go ahead. I can see answers coming very, very fast. On completion of any intensive examination or summer course, you will receive the Atlas course certificate of attendance. मतलब आपको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस मिलेगा। मतलब आपने जो पढ़ा है उसका आपको रिकॉर्ड मिलेगा, इसको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। Therefore, the answer of this is going to be I, recognition of your achievements. So this is very, very simple. ये काफी easy थे. I is the right answer. Now we'll be going with the tougher one. So I'm now going to give you 1.5 minute। नया पैसेज चालू होता है जिसका नाम है डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश स्टूडेंट्स, एंड आई वांट यू पीपल, इसमें मैं एग्जैक्टली 1.5 मिनट्स दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so time is completed. Let me explain you now. Now, I want you people to understand this very carefully. At any given time, more than 1 million international students around the world are engaged in the study of the English language in a predominantly English-speaking country. The 5 most popular destinations in order of popularity are US, Britain, Australia, New Zealand and Canada. तो यहाँ पे जो है वो डेस्टिनेशंस कौन से पॉपुलर है उसके बारे में कहा गया है। The reasons for choosing to study English abroad differ with each individual, as do the reasons for choice of destination. Now, काफी बच्चों ने इसी के कारण, because of the last one, because of the last 2 lines के reasons कौन से हैं? काफी reasons अलग-अलग है। लेकिन एक चीज का यहाँ पे समझना जरूरी है कि reasons के बारे में कहा नहीं गया है। उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया है कि काफी अलग-अलग reasons हो सकते हैं या होते हैं जिसके कारण बच्चा जाता है पढ़ाई करने के लिए।
but this is just the beginning of something that might come in the future or in the future para, but they have not mentioned the reason students. और उसी के कारण सी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सी में लिखा है रीजंस फॉर द चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ पे रीजंस अलग अलग है, लेकिन रीजन क्या है उसके बारे में जिक्र नहीं है। therefore C is not going to be your answer, and therefore I want you people to just think it once again and let me know what is the answer of this question। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताए। अब पता चला आंसर क्या है, इसका आंसर होगा जी, दैट इज स्टूडेंट डेस्टिनेशंस। क्योंकि यहाँ पे रीजन के बारे में लिखा है कि रीजंस काफी अलग अलग है, लेकिन रीजंस कौन से है उसके बारे में जिक्र नहीं है। therefore C is not going to be the answer, the answer of this is going to be G। understood everybody? see how they are trying to play with your mind। आपने रीजंस देख लिया और सीधा आंसर लगा दिया सी, वो आंसर नहीं है, आंसर इज जी। कौन से पॉपुलर डेस्टिनेशंस उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है, therefore the answer is G। okay, चलिए let us go for the ninth one। Let me know when you are done with the answers, you can write in the chat box। ताजुब हो रहा है, इतनी 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 देर क्यों हो रही है? I don't understand why you are taking this much of time, you are already given me the answer before। okay, so time is up, let me explain this to you। numerous studies conducted in Britain and the United States show that country of choice depends to a large extent on economic factors। आपको कारण बताए जा रहे हैं जो उन्होंने प्रीफिक्स किया था, जो प्रीमाइस दिया था आगे वाले पैराग्राफ में कि काफी कारण हो सकते हैं, और सारे जो कारण हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। इफ यू लुक ओवर हियर यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिर डेटा से स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिसकंसेप्शंस, फिर अमाउंट दे पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनेशनल, ये सारे कारण दिए गए हैं। और फॉलो ट्रेडिशनल पैटर्न जो है, ये सारे कारण दिए, इसी के कारण द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, अब इसका आंसर जो होगा इज गोइंग टू बी सी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो आंसर ऑफ नाइन्थ इज गोइंग टू बी सी। क्लियर? एथ का जी था, नाइन्थ इज सी। आप ये भी याद रखना है कि कौन से आंसर आपने निकाल दिए हैं, ताकि उसका इस्तेमाल वापस नहीं करें आप। so G and C have been removed, you do not have to consider them while giving answers of the coming questions। 10th one। यहाँ पे वोकेबलरी काम लगेगी। Okay, is it done, everybody?
Okay. Let me know if you are done. Okay. So let me explain the United States. यहाँ पे दो वर्ड का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है. आप अगर आप छोटे थे तब आपने शायद पढ़ाई की होगी. There are two types of mixers. हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, दो टाइप के मिक्सर्स आते थे, होमोजीनियस मिक्सर और हिट्रोजीनियस मिक्सर. होमोजीनियस मतलब जो भिन्न, जिसमें भिन्नता नहीं होती, मतलब भिन्नता होती है. और हिट्रोजेनिटी मतलब होमोजेनिटी का पूरा अलग. होमोजीनियस मतलब एक, और हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया है कि कौन से कंट्री में अलग अलग नेशनलिटीज के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं. तो ऊपर लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अट्रैक्ट्स द मोस्ट डाइवर्स एरे ऑफ नेशनलिटीज टू इट्स इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम्स. This heterogeneity being largely due to its immense pooling power as the world's foremost economy and the resulting extensive focus on US culture. यूएस में अगर आप क्लास में जाते हो तो सबसे ज्यादा अलग अलग नेशनलिटी के बच्चे आपको मिलेंगे. मतलब अगर आप पढ़ने जाते हो तो आपको शायद हो सकता है कोई ब्रिटेन का हो, कोई बांग्लादेश का हो, कोई पाकिस्तान का हो, कोई इंडिया का हो. तो सबसे ज्यादा अलग अलग किस्म के, अलग अलग ग्लोबल नेशनलिटीज के जो बच्चे आते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स में. तो उसी के कारण उसमें सबसे ज्यादा है. बाद में नीचे दिया है कि कनाडा में ज्यादातर केस में एक ही नेशनलिटी के ज्यादा बच्चे होते हैं. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो ये दिखाता है कि कौन से कंट्रीज में अलग सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है. तो उसी के कारण द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, जो आंसर इसका हो इज गोइंग टू बी ए. 10 का आंसर होगा ए. कौन से केस में, कौन से कंट्री में हिट्रोजेनिटी है. देयरफॉर द आंसर ऑफ 10th इज गोइंग टू बी ए. ओके, आगे बढ़ते हैं. 11th टाइम स्टार्ट्स नाउ. काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया हुआ एक ही आंसर है. आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस इट राइट नाउ, बट द आंसर इज रॉन्ग. जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है. वापस देखे. Okay, so only one student has given me the right answer, and I would want her to explain me. Can you, Pooja, explain me the answer? Why you have given this answer? Pooja, I'm unmuting you. Yeah, hi. Actually, in the middle of the paragraph, they have mentioned just a minute. The cost of living and tuition fee, and perhaps the most importance of many Asian students whose English study is Prelude to Turkish. yes. So somehow they are trying to explain that this countries, Australia and New Zealand, are not only focusing for this. So technically they are giving the reasons of why studying in this destination. तो यहाँ पे सबसे बड़ी so यहाँ पे बच्चों ने, काफी लोगों ने आंसर बी दिया है, thinking that enrollment demand in Australia and New Zealand. In this entire paragraph they have basically stated why people are choosing Australia and New Zealand as the study destination. तो यहाँ पे देखेंगे majority of Asian for reasons that are not difficult. यहाँ पे दिया, यहाँ से start होता है. The proximity का मतलब होता है nearness of two countries to Asia. मतलब दो countries एशिया से, ये जो country है वो एशिया से सबसे नजदीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, काफी लिविंग कॉस्ट ऑफ, ज्यादातर कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्यूशन इतने ज्यादा नहीं है जितने अलग कंट्रीज में. So this entire paragraph is dedicated to the reasons that why people are opting for, students are opting for Australia and New Zealand. तो इसके रीजंस है ना, उसके लिए आपका नजर जाता है सर लेकिन रीजंस वाला कहाँ है. तो यहाँ पे जो है वो कीवर्ड जो है, ये एक वर्ड है जो बहुत आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो जो वर्ड है दैट इज गोइंग टू बी एंटीपोड्स.
तो एंटीपोड्स का मतलब ही है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, आप अगर चाहे तो अभी भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल एंटीपोड्स का मतलब होता ही है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो उसी के कारण आंसर ऑफ 11 इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि डी में ही ऐसा दिया है कि पैरा कि भाई क्या कारण है कि बच्चे एंटीपोड्स मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पढ़ना पसंद करता है, क्या अट्रैक्शन है ताकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं, जाते हैं। So answer of 11 is going to be D. It is not about enrollment demand, for ये कारण है। और यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड था जो एंटीपोड, जो आपको पता नहीं था, उसी के कारण शायद आपने ये आंसर नहीं दिया। बट आंसर हियर इज 11 का है, वो है डी। ओके, थैंक यू। लेट अस गो फॉर 12th वन। मैंने अंडरलाइन किया तो सबका आंसर आने लगा। मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अंडरलाइन की है स्टूडेंट्स। नाउ आई वांट यू पीपल टू गिव मी द करेक्ट आंसर्स। सोचो आप जरा। Very good. I can see a lot of people are giving the right answers. Excellent. Okay, so let me explain. Time is up. Australia and New Zealand have roughly the same mix of students in the language classrooms, but not all students of English who choose these countries are from Asia. ये सही बात है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो एशिया के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एशिया के ही है। और बाद में यहाँ पे दिया है लोग स्वीडन और ब्राजील से भी आते हैं। सो अलग अलग कंट्रीज मतलब एशिया के अलावा भी काफी सोर्सेस है जहाँ पे बच्चे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पढ़ने जाते हैं। और उसी के कारण आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एडिशनल स्टूडेंट सोर्सेस, एंड देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एफ। तो इसका आंसर होगा 12 का एफ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, वेरी गुड। चलिए लास्ट वन। इजी है, जल्दी से कीजिए। वेरी गुड। सो दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट, या काफी बच्चे के या काफी लोगों ने आंसर दिया है उसका बी दिया है, और काफी लोगों ने आंसर इसका दिया है ई। जिन्होंने ई दिया है वो बाद में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ जो मैं बाद में दिखाऊंगा वो उससे आंसर शायद चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि nor have the economic problems in Asia caused appreciable drops in full-time college and university attendances by Asian students in these two countries. This is partly because there has always been a greater demand for enrollment at Australia and New Zealand. मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने के बावजूद एनरोलमेंट की डिमांड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कम नहीं हुई है। मतलब ये कोई थोड़ा सा शायद रिडक्शन हुआ है, लेकिन ओवरऑल डिमांड जो है वो अच्छी ही रही है। तो देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मतलब जो 13th है उसका आंसर होगा बी।
enrollment demand in Australia and New Zealand. So answer of 13 is going to be B. मैंने देखा हुआ है कि काफी बच्चों ने आंसर इसका दिया है कंक्लूजन E, लेकिन वो शायद नहीं देंगे क्योंकि लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े जरा. निकालते जाओ वो चॉइस जो आपने ऑलरेडी दे रखी है, उससे भी काफी काम आसान हो जाएगा आपका. Now, before you go ahead with the answer, let me explain you the entire anatomy of the passage. मैं पहले जो बच्चे आंसर देते हैं उससे मैं पहले समझाना चाहूंगा कि ज्यादातर पैसेज जो होता है इट्स लाइक अ स्मॉल स्टोरी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली. कोई भी पैसेज होता है एक छोटी स्टोरी के जैसा होता है. पहला जो जैसे कि अगर आपके पास पैसेज आता है, द फर्स्ट पैराग्राफ इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट और द पास्ट. Then they talk about the present thing in the middle paragraph, and the final paragraph always talks about the future. अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको काफी वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, या तो फिर इसका क्या निकल के आता है, जैसे कि विल ऑलवेज बी. जैसे कि यहाँ पे देखो ये विल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये विल बी वाइडर. तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या निकल के आता है, उसके बारे में बात की गई है. यूजुअली the last paragraph always talks about what is going to happen, और या तो इससे क्या निकल के आता है, what exactly we can deduce, and therefore the answer of this is going to be E, जिसका आंसर मतलब 14 का आंसर जो है is E, conclusion. Understood everybody? So it's a very simple thing. मतलब ये आपको समझना पड़ेगा. जो लास्ट, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है लुकिंग अहेड, मैंने देखे हुए काफी पैसे, व्हाट फ्यूचर, व्हाट लाइज इन द फ्यूचर. आंसर लास्ट पैराग्राफ का ऐसा होता है, व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, लुकिंग अहेड. तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि भविष्य की बात कभी भी पैसेज के पहले पैराग्राफ में नहीं की जाती. भविष्य की बात कब की जाती है? इट इज यूजुअली इन द लास्ट पैराग्राफ. तो वो लास्ट पैराग्राफ के लिए वो छोड़ के रखे ऐसे चॉइसेस फ्यूचर में, जैसे कि लुकिंग अहेड, व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, व्हाट फ्यूचर सेज अबाउट एवरीथिंग. तो ऐसे जो हेडिंग्स होते हैं वो ज्यादातर केस में लास्ट पैराग्राफ के ही होते हैं. तो आपको वो समझना पड़ेगा. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड विद न्यू पैराग्राफ. बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ये आपके आंसर्स है, ये मैंने बता दिया आपको. Okay, now this is going to be the last paragraph, and let me tell you students, this is a very very interesting paragraph, और मैं चाहूंगा सारे बच्चे ये पैराग्राफ खत्म करके ही जाए. Your time starts now. पैराग्राफ ए, ऑप्शंस आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हैं, और ये स्ट्रेस के बारे में है. आपको बहुत जानकारी मिलेगी. इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन योर लाइफ. चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, is it done, everybody? It's a very nice, let me explain this to you. तो पहला तो ये समझना पड़ेगा डिस्पाइट का मतलब क्या होता है. डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइट? या कैन एनीवन हेल्प मी आउट विद दिस पैराग्राफ? कोई मुझे समझाने की कोशिश करेगा?
Yeah. Can anyone help me out? Gaurang, can you do that? Hello, sir. Hi, Gaurang. So can you help me out? What this paragraph means to say? Yes, sir. This paragraph tells about stress and effect on animals. एनिमल्स नहीं, ये ओवरऑल की बात, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल बीच में दिया है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. ओके, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, दैट्स फाइन. ओके, थैंक यू. डिस्पाइट इट्स बैड रेपुटेशन, स्ट्रेस हिस्टोरिकली हैड अ वाइटल रोल टू प्ले. हम हर बार ये सोचते हैं कि स्ट्रेस बहुत खराब चीज होती है हमारी लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. और ये जो एडवांटेजेस जो दिए गए हैं वो ये सब यहाँ पे दिए हैं. द सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, इससे क्या होता है, हार्ट टू बीट फास्टर, एयरवेज डायलेट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स ओपन अप हो जाते हैं, और हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आ जाता है. मतलब आप देखो, स्ट्रेस होता है तो आप भागते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं करोगे, लेकिन बॉस ने बोल दिया भाई ये करना ही पड़ेगा वरना तेरी नौकरी गई, तो स्ट्रेस आ गया, आपने ठीक से काम कर दिया चालू. सो भले ही ऐसा लगता है कि स्ट्रेस एक बेकार चीज है, खराब चीज है, बट देन बेसिकली स्ट्रेस के बहुत फायदे हैं. देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस, और वही चीज जिक्र की है, समथिंग ओवर हियर, हाउ स्ट्रेस कैन बी यूजफुल. सो आंसर ऑफ 15th इज गोइंग टू बी VI. अंडरस्टूड एवरीबडी? क्योंकि यहाँ पे दिया है इन द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम दिस इज ऑफन डिफरेंस, बट यहाँ पे दिया है कि काफी एडवांटेज है, किस लिए ये हेल्प करता है. तो दैट्स द रीजन आंसर ऑफ पैरा 15, और क्वेश्चन नंबर 15 इज गोइंग टू बी 6. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलिए, मैं एक काम करता हूँ, जो क्लिक हो जाते हैं मैं उसको क्लियर कर देता हूँ. आई विल जस्ट क्लियर इट आउट. ओके, कैन एनीवन टेल मी द आंसर नाउ? सो यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है वो दो टाइप के स्ट्रेस के बारे में जिक्र किया है. एक तो जो स्ट्रेस होता है वो है ओकेशनल और टेम्पररी, मतलब आता है चला जाता है. और दूसरी, और वो जो स्ट्रेस होता है, हम शायद ये सोचते हैं कि स्ट्रेस हर वक्त खराब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपका स्ट्रेस टेम्पररी है, अगर कोई एग्जाम है तो एग्जाम के आगे आपका स्ट्रेस होना लाजमी है. जैसे कि अगर आपकी कल IELTS की एग्जाम है तो उसके आगे स्ट्रेस होना लाजमी है. लेकिन अगर आपको एग्जाम होने के बाद, खत्म हो जाने के बाद भी 2-3 महीने तक उस एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, जिसको हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, वो खराब चीज है. वो आपकी इम्यून सिस्टम पे, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा तहस नहस कर देता है.
तो यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ दे हैव टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, वन विच इज ओकेशनल और टेम्पररी जो अच्छा है, और दूसरा क्रोनिक स्ट्रेस है जो खराब है, उसके बारे में जिक्र है। तो देयरफॉर दे हैव टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, क्या होगा इसका आंसर? द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये आपका होगा two types of stress. That means answer is going to be triple I. Understood everybody? Sure. Okay, let us go ahead with that part now. आगे बढ़ते हैं। Paragraph C. These two have been gone. ये और ये खत्म हो गए। If you're not able to understand a particular word, please do let me know. I'll be more than happy to help. Hippocampus is an activity in the, it's a type, I mean it's a part in the brain, so it's a medical term, Dimple, so you don't need to worry. गौर से देखिए आप। ट्राई कीजिए, आई वांट आंसर्स। वेरी गुड वैभव, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड, क्या बात है, माहिर इज ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ओके, लेट मी रीड आउट फॉर यू स्टूडेंट्स। ऑफ मेजर कंसर्न इज द इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन। स्ट्रेस होता है, उससे क्या होता है? तो इसमें आगे के पैराग्राफ में क्रोनिक स्ट्रेस के क्या नुकसान है उसके बारे में जिक्र है, लेकिन नाउ दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि उससे ब्रेन पे क्या इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे लिखा है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द हिप्पोकैम्पस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ मेमोरी एंड अवर एबिलिटी टू लर्न, can physically shrink in response to prolonged release of stress hormones like cortisol, which result from chronic stress. अगर आप बहुत लंबा स्ट्रेस चलता है आपके लाइफ में, तो आप पे अगर जो फिजिकली श्रिंक हो जाता है कोर्टिजोल के कारण, आपका क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न, जो आपकी लर्न करने की जो एबिलिटी होती है उसमें जो जो कॉर्टिजोल जो डेवलप होता है वो कम हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्या होता है ये समझने वाली बात है। न्यूरॉन्स इन दिस एरिया डू नॉट जस्ट गेट स्मॉलर बट एक्चुअली डाई। और अगर आपका सेल जो स्ट्रेस होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, तो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न सिर्फ कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, वो मर भी जाते हैं। और मर भी जाते हैं, उससे क्या होता है कि न्यूरल कनेक्शन वगैरह वगैरह, इसमें काफी चीजें दी है कि उससे क्या नुकसान होता है। तो उसी के कारण हमारा जो आंसर है इज गोइंग टू बी फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फॉल आउट मतलब डिसएडवांटेजेस, या तो उसके परिणाम। और सेल डेथ, सेल डेथ का मतलब यहाँ पे लिखा है एक्चुअली डाई, तो एक्चुअली डाई का मतलब है सेल डेथ। यस और नो एवरीबॉडी? और फॉल आउट मतलब ये जो है वो फॉल आउट है, ये पूरा है वो फॉल आउट है, कि अगर वो मर जाते हैं, विच मतलब दे हैव यूटिलाइज कंजंक्शन टू एक्सप्लेन कि अगर ये हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फॉल आउट का मतलब ही है कि इट इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस, या तो उसके परिणाम जो है, अगर सेल मर जाते हैं तो उससे परिणाम क्या होता है। तो उसी के कारण आंसर इज गोइंग टू बी आई वी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर और नॉट? सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी आई वी। ओके, सो लेट अस गो अहेड नाउ। पैराग्राफ डी, रेमिफिकेशंस का मतलब होता है उसके परिणाम। ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। चलिए, पैराग्राफ डी,
ये भी बहुत इजी है, सोचो ठीक से। नो, जॉब इंटरव्यू के बारे में जिक्र ही नहीं किया है। वेरी गुड ओम, दैट्स द राइट आंसर। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक से पढ़ोगे, उसका मेन आइडिया समझने की कोशिश करोगे तो आंसर सही ही आने हैं। ओके, नॉट एन इश्यू ओम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू वंस अगेन। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इसको ठीक से देखे पढ़े। Okay, so while this part of the brain gets smaller, another area, the amygdala, which is involved in processing emotions, तो आगे के पैराग्राफ से ये चालू होता है कि एक पार्ट जो छोटा हो जाता है, उससे क्या होता है कि एमाइडेला जो है, जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, कैन ग्रो विद chronic stress across species. A larger amygdala has been found to correlate with aggression, and this coupled with the weakened connection to the prefrontal cortex, the brain's decision making center, can profoundly impact mood and behavior. मतलब आगे के पैराग्राफ में जो दिया था कि वो कम हो जाता है, उससे ये भी अमाइलगोडा जो है वो भी क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है, उससे आपका बैड बिहेवियर जो है वो ज्यादा होता है। विद द लिंक बिटवीन इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो कि इमोशंस और डिसीजन मेकिंग के बीच में जो लिंक है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन खराब हो जाता है। अब ये सोचने वाली बात है, a person is much less able to stop and reflect, becoming instead reactive and short fused. तो आदमी की जो शांत से सोचने की और बाद में प्रतिक्रिया देने की जो 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 सहूलियत होती है, वो उसके बदले इसके कारण ये हो जाता है कि वो बहुत रिएक्टिव हो जाता है और शॉर्ट फ्यूज मतलब बहुत उसका दिमाग खराब हो जाता है, मतलब गुस्सा वाला हो जाता है। एंड इन द लास्ट लाइन दे हैव आल्सो मेंशन्ड एन एग्जांपल। थिंक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एबल टू टॉलरेट अ स्क्रीमिंग चाइल्ड। जब सोचो कि एक बच्चा जो है बार बार चीखता है, चिल्लाता है, आप उसको टॉलरेट कर जाते हो क्योंकि अगर आपके जहन में स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन उसको एक, अगर आप उसको एक मारने की इच्छा हो जाती है, उसके उस पे चिल्लाने की इच्छा हो जाती है, यही फर्क हो जाता है अगर ये चीज हो जाती है तो ये पूरा पैराग्राफ है, इट इज अबाउट डेडिकेटिंग, इट इज डेडिकेटेड टू, अगर ये स्ट्रेस बढ़ता है तो उससे आपके दिमाग में जो है वो गुस्से वाला दिमाग हो जाता है, और उसी के कारण द आंसर इज गोइंग टू बी, ये हो जाता है आंसर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन रीजन बिहाइंड बैड टेम्पर्स। बैड टेम्पर्स मतलब आपका दिमाग जो खराब हो जाता है उसको आप बैड टेम्पर्स कहते हो, एग्रेसिव हो जाता है। इज इट गेटिंग क्लियर? और लास्ट जो पैराग्राफ है बहुत प्रोत्साहित एनकरेजमेंट वाला पैराग्राफ है। स्ट्रेस में हमने ये देखा कि सेल्स जो है वो मर जाते हैं, लेकिन अब पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं। लेट अस सी, ये चारों चार आंसर्स आ चुके हैं, अब पढ़िए जरा। नहीं मैं आंसर आ चुका है, आईएक्स तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, डन एवरीबॉडी। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये कहता है कि भी हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रेस जो है
उससे ये होता है कि हमारे जो सेल्स वो मर जाते हैं। हमने आगे के पैराग्राफ में पढ़ा कि स्टेम सेल्स जो है वो मर जाते हैं, लेकिन ऑल इज नॉट लॉस, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये भी एक तरीका, काफी ऐसे तरीके हैं जिससे आप जो सेल्स मर चुके हैं उसको रीग्रो कर सकते हो, और उसी चीज का जिक्र यहाँ पे है। What makes this discovery even more powerful is the fact that replenishing मतलब वापस उसको ऐड करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। One of the most powerful stimulants of neuron growth is physical activity. So in addition to its role in the reduction of stress hormones in the first place and its ability to stimulate the release of endorphins, exercise has now been shown to contribute to the repair of chronically stressed brain. कितने पॉजिटिव न्यूज है। मतलब अगर आप स्ट्रेस में हो, बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस चल रहा है आपके लाइफ में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, साइकिलिंग कीजिए, चलिए, कुछ भी कीजिए, उससे आपके ब्रेन्स में वापस न्यूरॉन्स बनना चालू हो जाएंगे, और जो काम खराब हो गया है आपके ब्रेन में वो वापस चालू हो जाए, काफी सेल्स बढ़ जाएंगे। यही चीज का जिक्र जो है, इट इज मेंशन समवेयर ओवर हियर, रीग्रोइंग द ब्रेन विद एक्सरसाइज। मतलब आप अपने ब्रेन जो स्ट्रेस जो है उससे खराब हो गया है, उससे आप वापस ग्रो कर सकते हो। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी, श्योर और नॉट? So this is the end of our session. I hope you enjoyed the session, everybody. It's almost 12:10 now. ओके, और छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो पहली बात ये है कि आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। आई वांट एवरीबॉडी टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक काफी अच्छा कंसल्टेंट जो मुझे याद है तब काफी सालों से काम कर रहा था, वो आपको शायद पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, अगर आपका 10th में या 12th में 70% मार्क्स है आपके इंग्लिश में, तो आपको आईएलटीएस देने की जरूरत नहीं है। काफी यूनिवर्सिटीज ऐसे, 2-3 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे काफी पुराने कंसल्टेंट हैं, मैं जिनका नाम देना नहीं चाहूंगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें आज आपने देखा होगा कि उन्होंने इस चीज का दुरुपयोग किया, 10th और 12th की मार्कशीट गलत तरीके से बनाई और बच्चों को यूके भेजना चालू कर दिया। उसके लिए वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेते थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप आईएलटीएस में मेहनत करते हो, और अगर आईएलटीएस में बैंड्स कम आते हैं कोई भी कारण से, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आई वुड अर्नेस्टली अर्ज यू टू गिव आईएलटीएस वंस अगेन, ट्राई टू वर्क वेरी हार्ड सो दैट यू डोंट हैव टू गिव आईएलटीएस अगेन। लेकिन अगर देनी भी पड़ती है तो बहुत बाहर प्रलोभन है। आईएलटीएस का सेटिंग करवाने वाले, पीटी का सेटिंग करवाने वाले, मार्कशीट्स का सेटिंग करवाने वाले, उनसे प्लीज कृपया दूर रहे। अगर आपने ऐसा कर दिया और चले भी गए वहां पे, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होने की संभावना है। आज की तारीख में, आज मैंने देखा न्यूज़पेपर में, तो पुलिस उन लोगों को, जो कंसल्टेंट, उनसे वो नाम ले रही है कि कौन से लोग हैं जिनका आपने मार्कशीट्स का सेटिंग किया। उसमें से मेरे हिसाब से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो वहां पे चले गए होंगे। हो सकता है अगर ये चीज उन्होंने यूके के कॉन्सुलेट में डाल दी तो यूके वाले उनकी फीस भी नहीं देंगे और उनको यहाँ पे डिपोर्ट कर देंगे। जिंदगी भर वो कहीं भी जगह पे जा नहीं पाएंगे। सो आई स्ट्रांगली अर्ज एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, रादर देन गोइंग फॉर शॉर्टकट्स इन दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन, प्लीज रिमेन एडमेंट। अगर ऐसे प्रलोभन आते उससे दूर रहिए। मेहनत से ही आप आईएलटीएस में बैंड्स कमा सकेंगे, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है वही आप करें। क्लियर? थैंक यू सो मच, सो वेरी मच, एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आज मैं एक छोटा सा सेशन ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे कम है, ये हॉलीडे का माहौल है। सो अगले टाइम आई विल बी टेकिंग मोर सेशन, आई विल बी टेकिंग राइटिंग ऑफ ऑल क्वेश्चन टाइप्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स for being here on Sundays, and may God bless you. Thank you. Thank you, students.